एडुकेमी में आपका स्वागत है। मैं रोहित कुमार। आज हम लोग राज्य लोक सेवा आयोग की भिन्न-भिन्न परीक्षाओं के बारे में हम बात करेंगे। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ कि भाई राज्य लोक सेवा आयोग जिस प्रकार से सरकार के तहत भिन्न-भिन्न प्रशासनिक रिक्तियों के लिए जो उम्मीदवारों की भर्ती के लिए निकालती है, उस परीक्षा से आयोजन से संबंधित हम चर्चा करेंगे। साथ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो राज्य पीसीएस पात्र उम्मीदवारों को किस प्रकार से अर्थव्यवस्था से संबंधित या अर्थव्यवस्था की जो तैयारी, इंडियन इकोनॉमी की तैयारी कैसे करें। मैं इकोनॉमिक एज इकोनॉमिक की फैकल्टी मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन इकोनॉमी की पढ़ाई कैसे किया जाए, ताकि हमारे जो पीसीएस के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए, है ना, जो काफ़ी हमारे लिए बेनिफिटेड हो। आप सभी को पता है कि जितने भी राज्य पीसीएस हैं प्रस्तावित ग्रुप ए के लिए पद के लिए एज ए डिप्टी कलेक्टर या आप कह सकते हैं डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पुलिस या सब डिविजनल ऑफिसर या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, विन विन पदों के लिए हर वर्ष जो है या फिर कभी कभी वर्ष को गैप करके वो आपको रिक्रूटमेंट निकालती है। राज्य पीसीएस की चयन की प्रक्रिया जो है सिविल सेवा की तरह, यूपीएससी ही की तरह 3 चरणों में होता है। एक तो आपकी प्रारंभिक जो एमसीक्यू के बेसिस के आधार पर होता है, वहीं पर मेंस वर्णात्मक अर्थात लिखित तौर पर भी किए जाते हैं। और तीसरा जो उनका स्टेप है वो साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। और इन तीनों को मिलाकर फाइनली एक लिस्ट निकाले जा, जो सेलेक्टेड बच्चे होते हैं उनके लिस्ट के आधार पर उनको चयन किए जाते हैं। तो सवाल ये है कि पीसीएस की तैयारी कैसे किया जाए, क्योंकि भाई अभी फिलहाल अगर आप देखा जाए इन 1-2-3 महीनों में अब भिन्न भिन्न प्रकार के राज्य लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम है। जैसे आपका एमपी पीसीएस हुआ या बिहार पीसीएस हुआ, फिर राजस्थान पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के पीसीएस के लिए पीसीएस का आयोजन होने वाला है। तो बच्चों को और दिन पर दिन जो भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी के जो वेटेज जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और ज़्यादातर बच्चे जो हैं इंडियन इकोनॉमिक्स, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इस सब्जेक्ट को पढ़ने से बेहतर है किसी और सब्जेक्ट पर ध्यान दिया जाए। लेकिन सरकार जो है या फिर जो जो आयोग जो है जब क्वेश्चंस बनाती है तो एक पैटर्न को फॉलो करती है, साथ साथ में कभी कभी बच्चों के भी मनोविज्ञान को भी देखती है। तो हमें लगता है कि भाई सारे सब्जेक्ट को इक्वली भाव से देखा जाए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को, इंडियन इकोनॉमी को कैसे पढ़ा जाए, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा की बात करें तो हम उसकी सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर सिलेबस के बिना अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या ब्लाइंडली आप पढ़ रहे हैं तो मानो ऐसा ही लगता है कि आप मेहनत तो बहुत कुछ कर रहे हैं, परंतु उस मेहनत का कोई फल और परिणाम आपको नहीं मिल रहा है। क्योंकि मेहनत एक डायरेक्शन, मेहनत के लिए एक दिशा की आवश्यकता होती है। आंख बंद करके बाण चलाने से निशाना नहीं साधा जा सकता है। तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित जो सिविल सेवा परीक्षा होती है एक स्टैंडर्ड माना जाता है। और करीब करीब जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, सभी लोग उसी करीब करीब उस पैटर्न को फॉलो करते हैं एक स्टैंडर्ड के फॉर्म में। तो मान लिया कि हमारी जो अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस जो प्रारंभिक एग्जाम का है, उन्होंने लाइटली या बहुत ही ब्रीफली बेस पर दे दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि भाई इन्होंने कहा आर्थिक और सामाजिक विकास। अब आर्थिक, सामाजिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात कर ली। उन्होंने कहा कि भाई सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी, पॉवर्टी, आप समावेशन, इंक्लूजन और जनसांख्यिकी, है ना,
आपका डेमोग्राफी और सामाजिक क्षेत्र से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अब लोगों के बच्चों को मन में ये समस्या उत्पन्न होती है कि ठीक है, इन्होंने तो आर्थिक जो इंडियन इकोनॉमी के जिस तरीके से उन्होंने सिलेबस दिया उनके सर से ऊपर निकलता है कि भाई आर्थिक और सामाजिक जो विकास है इससे किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो उस चीजों को समझना होगा कि भाई आर्थिक और सामाजिक जो विकास है उसको किस प्रकार से, इसके लिए कौन कौन से बुक फॉलो करना होगा, किस प्रकार के बुक या कहां से पढ़ना होगा। तो सबसे प्रमुख जो सवाल इसमें है, आप देख सकते हैं कि भाई राज्य लोक सेवा आयोग के लिए जो अर्थशास्त्र विषय की जो तैयारी के लिए जो प्रमुख आपके जो हथियार, आपके जो इक्विपमेंट्स जो हैं, इनमें से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको मदद करने वाला है। सिंपल सी बात अगर हम बात करें, जैसे उदाहरण के तौर पर कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही कॉम्प्लिकेट माना जाता है। अर्थव्यवस्था मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की बात, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, और सब्जेक्ट जो है जनरल स्टडी के अंदर में इकोनॉमी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपने मनोवैज्ञानिक उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अगर आप एक स्टेप, एक प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान होता है। ये सब्जेक्ट जनरल स्टडी के अंडरस्टैंडिंग के बेस के आधार पर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर अब बात कर दिया गया कि ठीक है बैंकिंग प्रणाली है, तो बैंकिंग प्रणाली में कैश रिजर्व रेशियो की बात होती है। बैंकिंग प्रणाली में मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है या राजकोषीय नीति है। अब मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है, इसको समझना होगा। इसको रटने की आवश्यकता ही नहीं कि भाई मौद्रिक नीति जो है मुद्रा से संबंध रखता है और किस प्रकार से मुद्रा की संबंध की बात कर रहा है। तो मुद्रा की बात वो कर रहा है कि भाई मार्केट के अंदर में, बाजार में या भारत की अर्थव्यवस्था में जो डिमांड और सप्लाई, मनी के डिमांड सप्लाई से संबंध रख रहा है। वहीं पर राजकोषीय नीति जो है, भारत का जो फिस्कल पॉलिसी है, वो बात करता है कि भाई वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है बजट हुआ, टैक्सेशन हुआ, है ना, पॉलिसीज हुए, स्कीम्स हुए, इन सभी की बात करता है। तो अगर उसको सिस्टमैटिकली पढ़ा जाए और समझा जाए उस एक एक टर्म को, तो इंडियन इकोनॉमी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप शुरुआत कीजिए, इसकी शुरुआत की अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि आप हर स्टूडेंट को जब इंडियन इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले 10th क्लास के एनसीईआरटी से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। 10th क्लास के एनसीईआरटी, अगर आपने 10th क्लास के एनसीईआरटी से शुरुआत अगर किया तो बहुत ही आसान भाषा में ये पालमपुर की कहानी से, कहानी के माध्यम से, केस स्टडी के माध्यम से आपको एक एक टर्म के बारे में आपको समझ में आ जाएगा, है ना। एनसीईआरटी उसमें आपको बताएगा भाई कि आर्थिक विकास को समझना है कि भारत की आर्थिक विकास कैसे हुई। वहीं पर आप उस 10th क्लास की जब बुक आप पढ़ लेते हैं तो उसमें आप थोड़ी सी आर्थिक विकास से रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग आएगी। फिर आप शुरू कीजिए एनसीईआरटी क्लास 11th, जिसमें भारतीय आर्थिक विकास के बारे में बात किया गया है। एनसीईआरटी क्लास 11th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें आपको कहानी बताया जाएगा कि भाई एलपीजी का कॉन्सेप्ट क्या रहा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कैसे कैसे भारत लिबरलाइज हुआ। तो कहानी के माध्यम से उसको आपको समझाया, और कहानी के साथ साथ में जो इकोनॉमिक के टर्म को भी बहुत ही आसान भाषा में बताने की कोशिश उसमें की गई है। ये आपके लिए बेहतर हो सकता है, और आपको कभी भी ऐसा एज ए बर्डन आपको नहीं लगेगा कि भाई ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट इतना ज्यादा टफ है। और मैं बता दूं कि जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग है या यूपीएससी है, वो एनसीईआरटी को स्टैंडर्ड मानता है। वो कहीं ना कहीं उनके क्वेश्चन फ्रेमिंग करने का जो तौर तरीका जो है एनसीईआरटी के बेसिस पर ही होता है ना। तो आप एनसीईआरटी 10th, एनसीईआरटी 11th और एनसीईआरटी 12th की जो मैक्रो इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमी में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आप अर्थशास्त्र के अंदर में आप पढ़ते हैं कि भाई अर्थशास्त्र दो प्रकार से होता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है और व्यापक अर्थशास्त्र होता है। मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमी के अंदर में आप पढ़ सकते हैं कि भाई भारत का जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, भारत की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, पॉवर्टी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो आप ये सारी कहानी के माध्यम से ये इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है। फिर जब आपको एक्सप्लेनेशन सब धीरे धीरे जब सारे टर्म आपको जब समझ में आने लगेंगे,
तब आप जो हर साल का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, जो एनुअल इकोनॉमिक सर्वे जो आपको इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से जो रिलीज किए जाते हैं, है ना, फिनांस मिनिस्ट्री से, उस इकोनॉमिक सर्वे को आप पढ़िए कि भाई एक साल में हमारे भारत के अंदर में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जीडीपी का क्या ग्रोथ रहा, कितने एफडीआई आए, एफआईआई कितना आया, एफपीआई क्या हुआ, हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्या है भारत देश का, भारत का जीडीपी वर्ल्ड में क्या है, हमारा आईएमएफ का क्या रिपोर्ट रहा है, वर्ल्ड बैंक का क्या तो ये सारा जो इकोनॉमिक सर्वे के जरिए जो हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उससे कई सवाल भी बनते हैं, क्योंकि ये जो सवाल जो है आपको सीधा एग्जाम में, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग हो या यूपीएससी हो या पीसीएस हो, इन सभी एग्जामों में इकोनॉमिक सर्वे से सीधा प्रश्न 1 या 2 3 सवाल पूछे दिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण का पढ़ना अति आवश्यक है। साथ साथ में आप जो हर साल का जो वित्तीय बजट है, हमारे भारत देश के अंदर 2022 का भी वित्तीय बजट आया, 22 और 23 का, तो उस बजट में सरकार ने क्या निर्णय लिया है, सरकार ने किस प्रकार के स्कीम लाने की बात कही है ना, इससे भी काफी प्रश्न बनते हैं। अगर ये सब आपने पढ़ लिया, अगर आपके पास वक्त है ना, इसके बाद भी आप इंडिया ईयर बुक पढ़ सकते हैं, या फिर इन सभी के पढ़ने के बाद अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा भारतीय अर्थव्यवस्था का, इंडियन इकोनॉमी का एक स्टैंडर्ड नॉलेज होना चाहिए, मतलब एक सिस्टमैटिक नॉलेज की आवश्यकता है कि जहां पर एक ही जगह पर पूरी तरीके से संग्रहित हो, तब आप एक स्टैंडर्ड बुक के तौर पर जो भारत के जो हाईली रेपुटेटेड जो ऑथर हैं उनकी बुक पढ़ सकते हैं, जैसे कि संजीव वर्मा की जो बुक है इंडियन इकोनॉमी, वो पढ़ सकते हैं। रमेश सिंह की जो बुक है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक सिस्टमैटिकली एक अरेंज्ड फॉर्म में आपको नॉलेज होगा एक एक। अब दूसरा सवाल है कि आप तो ये सब पढ़ लिया आपने, लेकिन पढ़ने के बाद उसकी इम्प्लीमेशंस, उसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे बेहतर उपाय ये है, जो भी आपने पढ़ा अभी तक का, पढ़ने के बाद अब आप विन विन जितने भी जो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जो पहले एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं, उस क्वेश्चन में इकोनॉमिक के संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स उसे आप लगाएं, जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप क्वेश्चंस को उसमें आप लगाएंगे, तो इस बात से आपको महसूस होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ, हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के का नॉलेज है, क्योंकि अब आप जो है प्रश्न को आपके अंदर में इस तरीके की तर्क, आपकी जो इंटेलेक्चुअलिटी उस तरीके की आ गई है पढ़ने के बाद कि आप इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही डायनेमिक फॉर्म में होता है, अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में होता है। तो जब तक की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर में नहीं होगी, तब तक आप इंडियन इकोनॉमिक्स के सवाल, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो राज्य पीसीएस है, राज्य लोक सेवा आयोग है, वो बहुत ही सिंपल सवाल पूछती है। अगर आपने इतना पढ़ लिया, 99.99% आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, ये आपकी गारंटी है। इतने टफ सवाल नहीं पूछे जाते हैं पीसीएस के अंदर में। तो ये जो आपके जो प्रमुख बुक हैं अर्थशास्त्र के विषय की तैयारी करने के लिए, इस स्ट्रैटेजी को मुझे लगता है कि फॉलो करना चाहिए। और साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कोई भी जो रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन है या फिर हमारे जो एडुकेमी के द्वारा जो प्लेटफॉर्म से जो टेस्ट सीरीज रिलीज हो रहे हैं, किसी भी डिफरेंट हो टेस्ट सीरीज हो या फिर कहीं के भी आपकी इच्छा के अनुसार जो है, उस टेस्ट सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं, उसके इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आपको इकोनॉमिक का डायनेमिक ज्ञान चाहिए, इट मीन्स डायनेमिक समझ होनी चाहिए, अगर कि रोजमर्रा के जीवन में क्या हो रहा है। आपने देखा कि जब इंडियन एक्सप्रेस अगर आप पढ़ेंगे
या फिर द हिंदू पढ़ते हैं आप, या भिन्न भिन्न प्रकार के जो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं, तो एक स्पेशल सा पेज होता है बिजनेस से रिलेटेड या फिर अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एक पेज होता है। अब वो पेज आपके लिए काफी लुभावने हो जाएंगे, क्योंकि अब आपके अंदर में अर्थव्यवस्था की समझ हो जाएगी, है ना। और आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो, तब आप राजनीतिज्ञ के को छोड़कर आप चर्चा कर सकते हैं कि भाई भारत का अभी जो मुद्रास्फीति की स्थिति क्या है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अपडेट करने के बाद इसकी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से बदलाव होंगे, इस बात पर आप खुलकर चर्चा कर सकते हैं। तो ये एग्जाम के, या आप कह सकते हैं एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आप अर्थशास्त्र को तो पढ़ना अति आवश्यक है ही, तभी तो हमारा भारत देश डेवलप बनेगा। तो मुझे बस इतना ही कहना था कि भाई ये राज्य लोक सेवा आयोग के लिए जो अर्थशास्त्र विषय की जो तैयारी है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप शुरुआत कीजिए एनसीईआरटी 10th क्लास आर्थिक विकास को समझना, है ना। फिर आप जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है 11th क्लास में, आपका जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मैक्रो इकोनॉमी, इन सारे जितने भी सब्जेक्ट को आप इस बेसिस पर आप पढ़ सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, है ना। और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका भविष्य कहीं ना कहीं इस पर निहित है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ आते हैं। धन्यवाद।